Welcome students. Now we are going to start a new chapter, that is motion of system of particles and rigid body. This is going to be your 7th chapter and unit wise this will be your unit 5. So what is the objective of this lesson? In this lesson we are going to understand the motion of system of particles. Till now we have studied the motion of single particle, but in this chapter we are going to study the motion of system of particles where we have more than one particle. That is, we are extending our knowledge of motion of single particle to system of particles. So system means where more than one particle exists. So basically, the first of all, what do you mean by rigid body? So rigid body, a body with a perfectly definite and unchanging shape. So rigid body is something that has a fixed shape, size and volume, and its shape and size does not get changed अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. मतलब किसी भी सर्कमस्टेंसेस में इसकी शेप और साइज जो है चेंज नहीं होती. मतलब इतना सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है ये, ठीक है ना. तो इस तरह की जो परफेक्टली जिनकी शेप और साइज होती है ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं. और मैंने आपको कहा था कि जितने भी सिस्टम है, जितने भी ऑब्जेक्ट है, वो किससे मिलके बना है? पार्टिकल से मिलके बना है. पार्टिकल इन द सेंस यहाँ पे हम एटम की बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल से मिलके बना है. तो इसके अंदर भी जो पार्टिकल्स हैं वो इतने टाइटली पैक्ड हैं कि उनके अंदर आपस में कोई मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है ना. कहने का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सच ए बॉडी डू नॉट चेंज. मान लीजिए ये कोई हमारी बॉडी है और इसमें दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल P1 और एक पार्टिकल P2. अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है? फिक्स रहेगा, ठीक है ना. वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो डिस्टेंस जो है चेंज नहीं होगा. तो सिंस real bodies deform under the influence of forces, hence rigid bodies are not truly rigid, but in many situations deformations are negligible. अब होता क्या है कि देखिए कोई भी चीज जो है वो आइडियल तो होती नहीं है, ठीक है ना. अगर हम ये कह दें कि ये जो है परफेक्टली सॉलिड है, मतलब इससे जरा सॉलिड कोई चीज है ही नहीं दुनिया में, तो ऐसा कहना जो है वो गलत होगा, ठीक है ना. क्यों? क्योंकि डिफॉर्मेशन उसके अंदर भी होंगे. डिफॉर्मेशन मतलब उसकी स्ट्रक्चर में चेंज होना, वो उसके अंदर भी होगा, लेकिन हो सकता है उसमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़े. जैसे गोल्ड है फॉर एग्जांपल, तो गोल्ड को जब हम आकार में डालते हैं तो वहाँ पे हमें ज़्यादा हीट एंड टेम्परेचर, मतलब हीट और प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है एज कंपेयर टू आयरन और एज कंपेयर टू एल्युमिनियम, ठीक है ना. और इसी तरीके से डायमंड हम क्या बोलते हैं? सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है ना. तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको ब्रेक करना या उसको एक नई शक्ल में तराशना मुश्किल है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना. डायमंड को हम सबसे हार्डेस्ट मटेरियल मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसकी कटिंग भी करते हैं, उसकी फिनिशिंग भी करते हैं, उसकी पॉलिशिंग भी करते हैं, ठीक है ना. तो यही चीज़ है. लेकिन कहने का मतलब कि जिस पार्टिकल से वो मिलके बना है उन पार्टिकल के बीच का जो गैप है, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा, ठीक है ना. क्योंकि हम जो कटिंग पॉलिशिंग जो कर रहे हैं वो बाहरी तौर पे कर रहे हैं, ठीक है ना. वहाँ पे हम उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर रहे, ठीक है ना. जो उसकी स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग है उसको हम नहीं छेड़ रहे हैं वहाँ पे. आ रही है बात समझ में? तो ये है वो चीज़ है कि एक्चुअल में जो रियल बॉडीज होती हैं वो कभी भी जो है वो ट्रूली रिजिड नहीं होती, ठीक है ना. क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी डिफॉर्मेशन है. डिफॉर्मेशन होती है लेकिन वो इतनी स्लो होती है या इतनी कम होती है कि उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो सेम सिचुएशन यहाँ पे हमारे साथ होगी, ठीक है ना, कि हम जो है रिजिड बॉडी को एक ऐसी बॉडी मान के चलते हैं कि उसके अंदर जो डिफॉर्मेशंस हैं वो कैसी हैं? नेग्लिजिबल हैं, ठीक है. अब ऐसे ही किसी बॉडी को लीजिए और उसकी हम मोशन स्टडी करेंगे, ठीक है ना. तो चैप्टर का नाम क्या है? मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी. तो रिजिड बॉडी हमने यहाँ पे ली है और रिजिड बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी हम मोशन स्टडी करेंगे. तो समझ में आ रहा है इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं?
ठीक है। तो रिजिड बॉडी आपको समझ में आ गया कि रिजिड बॉडी क्या होती है।